हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, और ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड ईच एंड एवरी डिटेल के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ऑपरेशन सिंदूर सुबह से आप न्यूज चैनल्स पे देख रहे होंगे कि ऑपरेशन सिंदूर क्या है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने स्ट्राइक किया है पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर नहीं किया है, हाँ जहां जहां टेरर बेसेस हैं उसके ऊपर किया है। जैसे कि पहले उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, फिर पुलवामा के बाद बालाकोट हुआ था, बालाकोट में एयर स्ट्राइक। यहां खास बात यह है कि यहां तीनों जो हमारी आर्मी है, नेवी है और एयरफोर्स है, एक तरह से तीनों ने मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया है। जबकि सर्जिकल स्ट्राइक में सिर्फ आर्मी इन्वॉल्व थी, बालाकोट एयर स्ट्राइक में सिर्फ आपका एयरफोर्स इन्वॉल्व थी, और यहां पे तीनों की तीनों इन्वॉल्व है किसी ना किसी फॉर्म में। तो इसको हम डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं, ऑपरेशन सिंदूर क्या है, इससे रिलेटेड ईच एंड एवरी डिटेल हम समझेंगे जो आपके लिए काम का हो सकता है, आपके लिए एग्जाम के काम का जरूर हो सकता है। तो ऑपरेशन सिंदूर क्यों किया गया? ऑपरेशन सिंदूर एक तरह से बदला है किस चीज का? पहलगाम टेरर अटैक का। पहलगाम टेरर अटैक को अभी कुछ दिन ही हुए हैं, 26 सिविलियन उसमें मारे गए। जहां पे पहलगाम अटैक में जो आप सब जानते हो 25 जो थे उसमें से इंडियन नागरिक थे, इंडियन सिटीजन थे, एक जो था वो नेपाली सिटीजन था, वो मारा गया। और इसमें जो टेरर ग्रुप सस्पेक्ट किए गए वो कौन कौन से? एलईटी और जेईएम। एलईटी मतलब लश्कर तैयबा, जिसका बेस कहां पे है? पाकिस्तान में। जेईएम मतलब जैसे मोहम्मद। तो जैसे मोहम्मद और एलईटी का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट पाया गया, और तब से यह सोचा गया कि इनके जो भी हाइड आउट्स हैं और जो भी इनका प्लेसेस हैं उनको निशाना बनाया जाएगा। मिलिट्री रिस्पॉन्स क्या रहा? ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च्ड आफ्टर डिप्लोमेटिक एफर्ट्स फेल्ड। कुछ दिनों तक इंडिया ने यूएन से, यूएस से, रशिया से और भी फ्रांस से, बहुत सारे कंट्रीज के एम्बेसडर लोगों से बात की, और यहां सारा बात करने के बाद ऐसा कुछ कंक्लूजन पाकिस्तान से भी बोला गया कि हाँ, पाकिस्तान अगर ये कुछ टेररिस्ट ग्रुप हैं जिन्होंने टेररिस्ट अटैक करवाया है तो आप उन टेररिस्ट लोगों को हमारे हवाले कर दो। बट पाकिस्तान तो ऐसा करने वाला है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान कहीं ना कहीं उसमें इनडायरेक्ट रूप से इन्वॉल्व जरूर रहता है। तो अगर वो जरूर रहता है तो इसलिए हम लोगों ने डायरेक्टली इस बार क्या किया? स्ट्राइक कर दिया। पहलगाम अटैक के बारे में हम लोगों को पता है, पहलगाम अटैक का एक तरह से ये बदला है। अब ऑपरेशन ऑब्जेक्टिव क्या कहते हैं ये काफी ध्यान से सुनिएगा। ऑपरेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं न्यूट्रलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या कर लेना? न्यूट्रलाइज कर लेना। एलिमिनेट फैसिलिटीज रिस्पॉन्सिबल फॉर पहलगाम अटैक। पहलगाम अटैक के लिए जो भी फैसिलिटीज रिस्पॉन्सिबल हैं उनको क्या कर देना? एलिमिनेट कर देना। सपोर्ट नेटवर्क जो होता है पूरा टेररिस्ट लोगों का, सपोर्ट नेटवर्क में क्या क्या आता है? सपोर्ट नेटवर्क में आता है उनका ट्रेनिंग कैंप, जहां पे टेररिस्ट लोगों की ट्रेनिंग होती है, उनको डिस्ट्रॉय कर देना। लॉजिस्टिक हब्स, जहां से वो लोग वेपन्स वगैरह पहुंचाते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देना। इनफिल्ट्रेशन रूट्स, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जहां से वो इन्वेड करते हैं, इनफिल्ट्रेट करते हैं, उस इनफिल्ट्रेशन रूट्स को क्लोज कर देना। ये सारा नेटवर्क डिस्ट्रॉय करना यहां पे सीधे सीधे इस ऑपरेशन सिंदूर का ऑब्जेक्टिव था। स्ट्रैटेजिक रीस्ट्रेंट रखा गया। रीस्ट्रेंट, कौन सा रीस्ट्रेंट? स्ट्रैटेजिक रीस्ट्रेंट का मतलब होता है कि डायरेक्ट पाकिस्तान की मिलिट्री पे यहां अटैक नहीं हुआ, सिविलियन पे तो वैसे भी अटैक नहीं होना था। और ये रीस्ट्रेंट का मतलब यह है कि जो वाइडर एस्केलेशन है, जो खतरा है, इंडिया भी और पाकिस्तान भी दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन है, तो न्यूक्लियर वेपन यूज होने का जो खतरा है उसको यहां पे अवॉइड किया गया है, जिसको हम बोलेंगे स्ट्रैटेजिक रीस्ट्रेंट। डेमोन्स्ट्रेट कैपेबिलिटी, शो रिजॉल्व्ड एंड टेक्निकल मिलिट्री प्रूवेस। टेक्निकल मिलिट्री प्रूवेस यहां पे दिखाया गया कि टेक्निकली हम लोग कैसे इंडिया के अंदर रहते हुए भी पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, वहां के टेरर बेसेस को खत्म कर सकते हैं। अब एक एक करके हम समझते हैं। पहले ऑपरेशन का डिटेल समझ ले। एग्जैक्ट डे May 7, क्योंकि रात 12 बजे के बाद का डेट था। टाइम क्या था? 1:44, 1 AM 1:44 AM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से, जब आप सो रहे होंगे, जब मैं भी सो रहा था, जब मोस्ट ऑफ द इंडिया सो रही थी, तब वहां पे अटैक हमने किया। 3 बजे के आसपास हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक किया था। तब यहां पे बॉर्डर क्रॉसिंग क्या हमारे फोर्सेस ने किया? कोई बॉर्डर क्रॉसिंग नहीं हुआ है, बॉर्डर क्रॉसिंग नहीं हुआ। टोटल ड्यूरेशन कितना था? 23 मिनट्स का इस ऑपरेशन का ड्यूरेशन था, और तीनों सर्विस इन्वॉल्व थी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों इन्वॉल्व था। 23 मिनट्स में स्विफ्ट टारगेटेड ऑपरेशन को कैरी आउट किया गया। अब हम उन लोकेशंस को देखेंगे जहां जहां पे
हम लोगों ने अटैक कैरी आउट किया है। देखो ऐसे टोटल 9 लोकेशन है जहां पे अटैक कैरी आउट किया गया है। वो 9 लोकेशंस कौन कौन से हैं आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से कुछ लोकेशन जो है वो POK के भी हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। वैसे तो कश्मीर हमारा है बट पाक ने ऑक्युपाई किया हुआ है, और जहां जहां ऑक्युपाई किया हुआ है वहां पे वो लोग बेस बना के बैठे हैं कुछ कुछ एरियाज में, उन सब एरियाज को अटैक किया गया। फॉर एग्जाम्पल कहां कहां, भावलपुर में अटैक किया गया। नंबर 1 क्या है, भावलपुर। भावलपुर कहां आएगा, कोर पाकिस्तान का इलाका है। भावलपुर में क्या है, जैश ए मोहम्मद का लीडरशिप बेस है। जैश ए मोहम्मद का लीडरशिप बेस जो है वो कहां है, भावलपुर में। ये बहुत ज्यादा फोर्टिफाइड इलाका, किला जैसा बना के ये लोग यहाँ पे रह रहे थे कि यहाँ पे उनको लग रहा था कि इंडिया से कोई जाएगा या फिर इंडिया किसी को भेजेगा और जाके जैश ए मोहम्मद का जो भी सरगना है उसको यहाँ पे किल करके आया जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। डायरेक्टली कैसे अटैक किया गया, डायरेक्टली मिसाइल से अटैक किया गया। दूसरा एलईटी, लिट्टे का जो हेडक्वार्टर है एलईटी, सेकंड नंबर यहां पे जो मुरिदिक में है, इस मुरिदिक के लिट्टे का जो हेडक्वार्टर है वहां पे अटैक किया गया। उसके अलावा 3 4 5 आप देखते जाओगे तो ये इंडियन बॉर्डर के आसपास वाले इलाके हैं। ट्रेनिंग हब आप देखोगे सियालकोट में क्या है, ट्रेनिंग हब है। आप नंबर 4 देखोगे, 4 जो है यहाँ पे सियालकोट में क्या है, ट्रेनिंग हब है, जहां पे वो लोग क्या देते थे, रेडिकलाइजेशन का ट्रेनिंग देते थे, रेडिकलाइज करते थे यूथ्स को, चाहे वो यूथ्स POK से जाके या कश्मीर से जाके रेडिकलाइज हो या मैक्सिमम ये जो पाकिस्तानी यूथ है वो रेडिकलाइज हो, वहां पे उनको रेडिकलाइज किया जाता था। उसके अलावा LOC का रीजन कौन कौन सा है, मुजफ्फराबाद, कोटली, गुलपुर, भीमबेर गली। ये जो LOC का रीजन है, मुजफ्फराबाद आप देखोगे इधर वाले रीजन्स में जो आएगा और ऊपर वाले रीजन्स में आएगा। मुजफ्फराबाद जो देखोगे 8 और 9 जो है मुजफ्फराबाद के जो रीजन्स है वहां पे जब ये लोग अंदर आ रहे थे तो यहां पे क्या है, इन्फिल्ट्रेशन साइट है जहां से ये पाकिस्तानी जो भी टेररिस्ट है वो इन्फिल्ट्रेट कराता है, और वहां पे डायरेक्ट अटैक किया गया कि इन्फिल्ट्रेशन जो साइट्स हैं उनको खत्म कर दिया गया, जहां पे ट्रेनिंग साइट्स है उनको खत्म कर दिया गया और हेडक्वार्टर्स को भी खत्म कर दिया गया। तो अब कितना डैमेज हुआ है वो तो धीरे धीरे पता चलेगा, बट हाँ अटैक ये सारे प्लेसेस पे कर दिया गया है। वेपन्स एंड टेक्नोलॉजी क्या यूज हुई है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है कि वेपन्स क्या यूज हुआ है। वेपन्स जो यूज हुआ है, राफेल जेट। प्राइमरी स्ट्राइक प्लेटफॉर्म क्या था, राफेल जेट से हमने मिसाइल्स अटैच करके, बॉम्ब्स अटैच कर करके गिराया है। तो क्या राफेल जेट ने अपना इंडियन इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया, नहीं क्रॉस किया, राफेल जेट यूज हुआ। राफेल जेट में स्काल्प मिसाइल्स लगाई गई, ASM हैमर्स बॉम्ब लगाए गए, लोइटरिंग म्यूनिशंस का यूज किया गया। तो ये 4 जो वेपन्स इनका यूज किया गया जिसके बारे में समझते हैं। राफेल के बारे में आपको पता है, राफेल जो है वो फ्रांस से हम लोगों ने खरीदा है और 2016-17 से हम लोग राफेल को खरीद रहे हैं। दसॉल्ट जो है इसका कंपनी है जिसने की राफेल को बनाया है। तो मैन्युफैक्चरर क्या है, दसॉल्ट एविएशन, फ्रांस। इसका स्पीड भी इंपॉर्टेंट है, स्पीड कितना है, 1.8 मैक मतलब होता है स्पीड ऑफ साउंड। तो 1.8 मैक, इसको हम अगर किलोमीटर पर आवर में बदलेंगे तो 2222 किलोमीटर एक घंटे में। एक घंटे में ये मोर देन 2000 किलोमीटर जा सकता है। इसका कॉम्बैट रेंज कितना है, कितने दूर तक ये वॉर कर सकता है, 1850 किलोमीटर तक वॉर कर सकता है। बट अगर हवा में ही मिड एयर इसका रिफ्यूलिंग कर दिया जाए तो फिर और ज्यादा कॉम्बैट रेंज इसका एक्सटेंड हो जाता है। सीलिंग क्या है, सर्विस सीलिंग 50,000 फीट। एवियोनिक्स क्या क्या यूज करता है, रडार, AESA रडार, स्पेक्ट्रा EW सिस्टम। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इसका स्पीड है, स्पीड आपको जरूर पता होना चाहिए। और कौन कौन सा वेपन से यूज कर सकता है, स्काल्प जो कि यूज हुआ है, मीका, ASM हैमर जो कि यूज हुआ है, ये यहां पे यूज किया जा सकता है। ये राफेल में यहां पे हम लोग क्या लगा सकते हैं, दोनों साइड में मिसाइल्स लगा सकते हैं और मिसाइल्स को यहां से थ्रो किया जा सकता है। तो यही काम यहां पे किया गया है। देखो यहां पे हम लोग क्या लगा रहे हैं, ये है हमारा वेपन जिसको बोलते हैं स्काल्प। ये स्काल्प मिसाइल है जो कि यूज किया गया। स्काल्प मिसाइल का रेंज क्या है, ओवर 500 किलोमीटर, 500 किलोमीटर से भी ज्यादा का रेंज है। तो जो कोर पाकिस्तान में लिट्टे और JEM के साइट्स थे उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए किसका यूज किया गया, स्काल्प का। रोल क्या है, स्टैंड ऑफ, प्रिसीजन, डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी। इसका स्ट्राइक कैपेबिलिटी क्या है, डीप है। यूज कैसे होगा, हिट हेवली फोर्टिफाइड टारगेट। हेवली फोर्टिफाइड टारगेट जो मुरीदिके टारगेट है और भावलपुर टारगेट है उसको बिना
विदाउट क्रॉसिंग इंडियन एयर स्पेस, बिना इंडियन एयर स्पेस क्रॉस किए हुए जाके उसको उसने हिट कर दिया। अब आप बोलोगे कि सर इंडियन एयर स्पेस तो क्रॉस करेगा तभी तो जाके पाकिस्तान में गिरेगा। हाँ, बट राफेल ने इंडियन एयर स्पेस क्रॉस नहीं किया, इसको तो क्रॉस करना ही पड़ेगा। इसका मैन्युफैक्चरर कौन है? मल्टीनेशनल, इटली में भी बनता है, फ्रांस में भी बनता है और यूके में भी बनता है। इंडिजिनस है? नहीं है। मिसाइल टाइप क्या है? एयर लॉन्च, हवा से लॉन्च किया जाएगा, जमीन से लॉन्च नहीं होता है। लॉन्ग रेंज क्या है? 500 किलोमीटर, अच्छा रेंज है। प्रिसीजन क्रूज मिसाइल, क्रूज मिसाइल जो ऐसे क्रूज करके जा सकता है। प्रिसीजन स्टील्थ एंड टेरेन फॉलोइंग, टेरेन को फॉलो करता है, अगर माउंटेन्स हैं तो माउंटेन्स को फॉलो करता हुआ जाएगा। लो रडार क्रॉस सेक्शन एंड टेरेन फॉलोइंग फ्लाइट पाथ अलाउ इट टू फ्लाई अंडर रडार डिटेक्शन, रडार डिटेक्शन के अंडर ये फ्लाई करे सो दैट कि पाकिस्तानी रडार इसको पकड़ नहीं पाए, यही हुआ। स्किम्स द टेरेन एट लो एल्टीट्यूड टू इवेड एयर डिफेंस, लो एल्टीट्यूड पे टेरेन को इवेड कर सकता है। इसको हम फायर एंड फॉरगेट भी बोलते हैं। फायर एंड फॉरगेट का मतलब एक बार फायर कर दिया आपने निशाना लगा के तो निश्चिंत रहिए ये जाके अटैक करेगा ही करेगा। क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज करता है ये? इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम INS, जीपीएस गाइडेंस भी यूज करता है। उसके अलावा इमेजिंग, इंफ्रारेड, सीकर, टेरेन काउंटर मैचिंग, ये सब सारा टेक्नोलॉजी जो है यूज करता है। टेरेन कंटूर मैचिंग मतलब अगर टेरेन अचानक से पहाड़ आ गया तो ऐसे करके निकल जाएगा, ये सारा टेक्नोलॉजी ये यूज करता है। सेकंड वेपन जो यूज हुआ वो क्या था? AASM हैमर बॉम्ब। तो ये भी क्या है? बॉम्ब है। बॉम्ब का ये आगे का हिस्सा क्या है? ये वॉरहेड है, ये गाइड करने वाला गाइडेंस किट है और ये रेंज एक्सटेंशन है, जैसे कि इसका रेंज एक्सटेंड होता है। क्लोज रेंज जो टारगेट थे मुजफ्फराबाद, कोटली, गुलपुर, इसके लिए किसका यूज किया गया? AASM हैमर्स का यूज किया गया। टारगेट टाइप क्या है? स्मॉल बंकर्स, छोटे बंकर्स, सेफ हाउसेस, कम्युनिकेशन नोड्स एंड व्हीकल डिपो को इसको उड़ाने का काम दिया गया। इसका टारगेट रेंज कितना है? 20 से 70 किलोमीटर। 20 से 70 किलोमीटर दूर जाके इसने अटैक किया एक्यूरेसी के साथ। एडवांटेज इन दिस ऑपरेशन, क्या एडवांटेज आया? मिनिमल कोलैटरल डैमेज। कोलैटरल डैमेज जो है सिविलियंस का डैमेज या किसी और चीज का डैमेज, एनिमल्स का डैमेज, एनवायरमेंट का डैमेज, वो क्या आएगा? मिनिमम आएगा। नो नीड टू क्रॉस द बॉर्डर, बॉर्डर क्रॉस करने की जरूरत येट अगेन नहीं पड़ी। येट एबल टू डिस्ट्रॉय टारगेट इनसाइड POK, आइडियल फॉर मल्टी टारगेट स्ट्राइक। मल्टी टारगेट, एक साथ एक राफेल बहुत सारा AASM हैमर बॉम्ब को मार सकता है और अलग अलग जगह पे निशाना लगा सकता है, तो इसके लिए बहुत आइडियल था। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके प्रीलिम्स में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, AA लोइटरिंग म्यूनिशंस, जिसको बोलते हैं हम लोग। लोइटरिंग म्यूनिशंस का दूसरा नाम कामिकाजे ड्रोन्स भी है, इसको सुसाइड ड्रोन्स भी बोलते हैं, जिसको हमने पहले प्री सिक्योर में एंड करंट अफेयर्स में भी कवर किया हुआ है। सुसाइड ड्रोन्स, सुसाइड ड्रोन्स मतलब कि ये ड्रोन जाके मरने के लिए ही जा रहा है। लोइटरिंग म्यूनिशन, लोइटर करना मतलब एक जगह रुका रहना, ये किसी टारगेट के ऊपर एक जगह ऐसे होवर होके रुका रह के काम कर सकता है। ये एक हाइब्रिड है, एक ड्रोन और गाइडेड मिसाइल के बीच का हाइब्रिड है। ना तो ये पूरा ड्रोन है ना तो ये पूरा मिसाइल है, दोनों के बीच का हाइब्रिड है, मतलब दोनों का काम करता है। ड्रोन की तरह भी काम करता है और मिसाइल की तरह भी काम करता है, तभी तो जाके अटैक करेगा। दे होवर मतलब लोइटर, एक जगह रुका रहता है ओवर अ बैटलफील्ड, फिर आइडेंटिफाई करता है कि कहां पे उसको अटैक करना है और वहां पे अटैक करके डिस्ट्रॉय करता है। तो इसका एक बेहतरीन एग्जांपल लोइटरिंग म्यूनिशंस क्या है? ग्रुप है, ग्रुप। कामिकाजे ड्रोन क्या है? ग्रुप है। इस ग्रुप का एक एग्जांपल है नागास्त्र 1। नागास्त्र 1 किसने बनाया है? इंडिजिनस है। सोलर इंडस्ट्रीज एंड इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड जो है इंडिया का, उसने बनाया है नागास्त्र 1। देखो नागास्त्र 1, जिसको हम लोइटरिंग म्यूनिशन के अंदर ये आता है, इसका रेंज कितना है? 30 किलोमीटर। एंडोरेंस कितना है? 30 मिनट। स्मॉलर टारगेट जो है, मूविंग टारगेट जो है, उनको एलिमिनेट करने में लोइटरिंग म्यूनिशंस का बहुत बड़ा रोल था। मैनुअल ओवरराइड पॉसिबल बिफोर स्ट्राइक, स्ट्राइक के पहले मैनुअली भी इसको कंट्रोल किया जा सकता है। आइडियल फॉर टैक्टिकल टारगेट, छोटे टारगेट जो है कोटली और गुलपुर में, उसके लिए ये आइडियल था। सबसे खास बात ट्राई सर्विस कमांड है ना, जब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का अपॉइंटमेंट हुआ था तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से ये एक्सपेक्टेड था कि जो ट्राई सर्विसेज है उनको कोऑर्डिनेट करके रख सके, और यहां पे ट्राई सर्विसेज कोऑर्डिनेट की गई थी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के द्वारा। इंडियन एयरफोर्स का काम क्या था? स्ट्राइक, स्ट्राइक तो वही करेगा, स्ट्राइक को एग्जीक्यूट करना, एयर सुपीरियरिटी मेंटेन करना। इंडियन आर्मी का काम क्या था? ग्राउंड पे इंटेलिजेंस देना कि ग्राउंड पे कहां पे अटैक करना है, वो ग्राउंड इंटेलिजेंस देना किसका काम था? इंडियन आर्मी का काम था। साथ साथ बॉर्डर्स को सेफ गार्ड करना भी इंडियन आर्मी का काम था। इंडियन नेवी का काम था अपने आप को प्रिपेयर रखना कि अगर पाकिस्तान नेवल रूट से अटैक करता है तो वहां से भी हम बिफिटिंग रिस्पॉन्स दे सके।
आगे बात करते हैं इंटरनेशनल आफ्टरमैथ। वही किसी भी अटैक के बाद क्या होगा, अटैक के बाद घटनाएं क्या होगी। पाकिस्तान का रिस्पॉन्स आया, पाकिस्तान ने बोला कि ये जो एक्ट ऑफ वॉर है, कि वहां पे सिविलियंस भी मरे हैं, ऐसा पाकिस्तान बोल रहा है और इसको एक्ट ऑफ वॉर करार दिया है पाकिस्तान ने। क्लेम्ड सिविलियन कैजुअलिटीज, पाकिस्तान ने बोला कि हाँ सिविलियंस लोग मरे हैं बहुत ज्यादा। अपील टू यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का काम क्या है, वॉर रोकना, पीस को बहाल करना, उसको अपील किया है पाकिस्तान ने। इंडिया का पोजीशन क्या है, इंडिया ने बोला ओनली टेररिस्ट टारगेट हिट, सिर्फ हमने टेररिस्ट टारगेट मारे हैं और कुछ नहीं मारा। नो सिविलियन और मिलिट्री कैजुअलिटीज, सिविलियन कैजुअलिटी भी नहीं हुई और मिलिट्री कैजुअलिटी भी नहीं हुई, ये हमारा रिस्पॉन्स है, हमारा पोजीशन है। एक्शन विद इन सेल्फ डिफेंस, हमारा सेल्फ डिफेंस का राइट है। अगर पाकिस्तान हमारे पे अटैक करवाएगा, टेररिस्ट अटैक, तो उन टेररिस्टों को मार गिराना इज आवर राइट। कैसा, सेल्फ डिफेंस का राइट है। तो सेल्फ डिफेंस के राइट के तहत हमने क्या किया है, एक्ट किया है। ग्लोबल रिएक्शन, यूनाइटेड नेशन बोला है रीस्ट्रेन करने को, वॉर में नहीं उलझने को। यूएसयू ने डायलॉग की बात की है कि आपस में बातचीत करो, है ना, डायलॉग करने से क्या ही होता। मेनी नेशन सपोर्टेड इंडियाज राइट टू डिफेंस, बहुत सारी कंट्रीज ने इंडिया का राइट टू डिफेंस भी सपोर्ट किया है कि हाँ इंडिया ने किया तो कुछ गलत नहीं किया। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है, हिस्टोरिकल इंपैक्ट, है ना, ऐसा कोऑर्डिनेटेड मिलिट्री स्ट्राइक किसी टेररिस्ट आउटफिट्स के या जो भी लोकेशंस है वो 50 सालों में देखा गया है। डॉक्ट्राइन शिफ्ट, यहां पे हम क्या डॉक्ट्राइन शिफ्ट कर रहे हैं, हमारा जो ये काउंटर अटैक है, प्री एम्प्टिव काउंटर टेरर अप्रोच है, ये एक बहुत बड़ा डॉक्ट्राइन शिफ्ट है। ये वैसे हमने सर्जिकल स्ट्राइक में भी देखा, बालाकोट में भी देखा और यहां पे भी देख रहे हैं। कैपेबिलिटी स्टेटमेंट, अपनी कैपेबिलिटी का हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं कि हमारी कैपेबिलिटी देख लो, अगर फिर से किसी भी तरह का टेररिस्ट अटैक करोगे तो आगे भी तैयार रहना। इंटीग्रेशन सक्सेस, जो ट्राई सर्विसेज है उनका इंटीग्रेशन यहां पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंस रखता था, वो हमने सक्सेसफुली अचीव किया, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट बात थी। कंक्लूजन में हम क्या बोल सकते हैं कि हमने स्ट्रैटेजिक रेजिस्टेंस रखा। स्ट्रैटेजिक रेजिस्टेंस मतलब कि हमने अटैक तो किया, बट हमने किस पे किया, टेररिस्ट लोगों पे अटैक किया, हमने किसी सिविलियन पे या मिलिट्री पे अटैक नहीं किया। तो हमने एस्केलेशन को अवॉइड किया, नेशनल सिक्योरिटी को प्रायोरिटी दिया। हमने एक नया टेम्पलेट यहां पे लिखा गया, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस हम लोग कैसे कैसे कर सकते हैं। प्रिसीजन टैक्टिकल रखा गया, हाई एक्यूरेसी स्ट्राइक, हाई एक्यूरेसी, आई रिपीट हाई एक्यूरेसी, मिनिमाइज्ड कोलेटरल डैमेज, किसी भी तरह का कोलेटरल डैमेज नहीं हो उसका ध्यान रखा गया। डिफेंसिव पोस्चर, हमने वर्ल्ड को बताया कि देखो हमारा पोस्चर डिफेंसिव है, हमने पाकिस्तान पे, पाकिस्तान की आर्मी पे, पाकिस्तान की आर्मी बेसिस पे, पाकिस्तान के सिविलियंस पे कोई अटैक नहीं किया है। तो इस तरह से हमने इंटरनेशनल नॉर्म्स जो है उसको अपहेल्ड किया है, इंटरनेशनल नॉर्म्स को हमने भंग नहीं किया है। आगे स्टेप्स क्या होगा, हमारा इंटेलिजेंस को हम और ज्यादा इनहेंस करें, इनहेंस्ड इंटेलिजेंस, सो दैट कि जो पहलगाम टेरर अटैक जैसे अटैक्स हैं वो भी नहीं हो। हम अपना डिप्लोमेटिक आउटरीच बढ़ाएं और काउंटर टेररिज्म इनिशिएटिव्स लेके आए। काउंटर टेररिज्म हम कन्वेंशन को पास कराएं, कहां से, यूनाइटेड नेशन से। फोर्स को मॉडर्नाइज करें, और ज्यादा टेक्नोलॉजी वगैरह को अपग्रेड करें। बॉर्डर का मैनेजमेंट हम और बेहतर करें, सो दैट कि हमारा इन्फिल्ट्रेशन जो है वो टेररिस्ट चाह के भी कैसे भी कर नहीं पाए। तो ये सब जो है वो हमारा नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए। तो आई होप ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपको यहां पे समझ में आ गया होगा। थैंक यू, जय हिंद।